हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है। देखिए, ये एक मेंडल के नियम का एक्सेप्शन यानी कि अपवाद है। इसके पहले भी हमने आपको मेंडल नियम के 2 अपवाद की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इसके पहले हमने आपको सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, इनकी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल के नियम का ये तीसरा पॉइंट है, जो कि तीसरा एक्सेप्शन है, जिसको हम बोलते हैं बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। सबसे पहले तो हम समझते हैं बहुप्रभाविता है क्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नाम से ही आप देख सकते हैं यहां पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई एक क्या है, जीन है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक जीन है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक जीन है। तो ये जो जीन है हमारे पास, जीन तो हमारे पास एक ही है, लेकिन अगर एक ही जीन एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा लक्षण को निर्धारित करती है, इसका मतलब यह है कि मतलब एक ही जीन कई सारे लक्षणों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करती है या कई सारे लक्षण उत्पन्न कर सकती है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। यानी जीन तो हमारे पास एक है, यानी जीन हमारे पास एक है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार से कई सारे लक्षण जो है उत्पन्न कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर जीन हमारे पास एक ही है, लेकिन ये अलग अलग 3 प्रकार से प्रभाव उत्पन्न कर सकती है या तीन अलग अलग प्रकार से लक्षण दर्शाती है, तो इसे हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। तो आप देख भी सकते हैं कि किसी एक जीन द्वारा, कोई पर्टिकुलर एक जीन है, उस एक जीन के द्वारा अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है उत्पन्न करने की क्षमता होती है, मतलब किसी एक जीन के अंदर ही 2 या 2 से अधिक लक्षण को उत्पन्न करने की अगर क्षमता होती है, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। और ऐसे जीनों को हम क्या बोलते हैं, बहुप्रभावी जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे जीनों को हम बोलते हैं बहुप्रभावी जीन। तो जो जीन ऐसे होते हैं, मतलब जो कि 2 या 2 से अधिक लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, उन जीनों को हम बोलते हैं बहुप्रभावी जीन, क्योंकि यही जीन बहुप्रभाविता दर्शा रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसे जीन जो कि 2 या 2 से अधिक लक्षण दर्शाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुप्रभावी जीन, क्योंकि इनकी प्रभाविता बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक पर्टिकुलर हमारे पास जीन है, उस एक ही जीन के द्वारा अगर 2 लक्षण या 2 से भी अधिक लक्षण को निर्धारित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉपी। बहुप्रभाविता का आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में। किसमें, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप देखेंगे किसी भी ह्यूमन के अंदर जो ब्लड में आरबीसी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जब कभी असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न हो जाता है, इसका मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन में अगर एक कैपिटल एस असामान्य जीन होता है, अगर वो समयुग्मजीय अवस्था में उत्पन्न हो जाता है, तब ये सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। यानी सिकल सेल एनीमिया जो है, तो आप देखेंगे ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसका, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सिकल सेल एनीमिया आप देखेंगे, इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी होती है, इसका जो आकार होता है वो गोलाकार की जगह क्या हो जाता है, हंसियाकार होता है। मतलब जैसे आप हंसिया देखे होंगे जिसमें से आप सामान वगैरह काटते हैं अपने घरों में, तो सिकल सेल एनीमिया रोग में क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है उसका आकार कैसा हो जाता है, हंसिया शेप हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको समझना है बहुप्रभाविता है क्या। तो किसी एक पर्टिकुलर जीन के द्वारा 2 या 2 से अधिक अगर लक्षण का निर्धारण किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपी। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया सबसे बड़ी एग्जाम्पल है किसके, बहुप्रभाविता का। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो सिकल सेल एनीमिया है इसके बारे में। तो किसी भी मनुष्य के अंदर क्या होता है, एक अप्रभावी जीन जो होता है, ये कैपिटल एस। तो अगर ये अप्रभावी जीन जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एस, अगर ये कैपिटल एस अप्रभावी जीन अगर समयुग्मजीय अवस्था में उत्पन्न हो जाता है, मतलब जैसे हीमोग्लोबिन में देखिए ये हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को हमने शॉर्टकट में किससे रिप्रेजेंट किया, एचबी से। तो अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन में अगर ये अप्रभावी जीन दोनों हीमोग्लोबिन में अगर इस प्रकार से ये तो अगर दोनों हीमोग्लोबिन में मतलब समयुग्मजीय अवस्था में अगर ये अप्रभावी जीन पहुंच जाता है, तो जब समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन में, तब ये सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न करता है। तो मनुष्य में अगर अप्रभावी जीन, जिसको कि हम कैपिटल एस बोल रहे हैं, ये कैपिटल एस जो अप्रभावी जीन है, ये अगर समयुग्मजीय अवस्था में होता है,
तब यह शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? शरीर के अंदर कई सारे रोग उत्पन्न करता है। तो सिकिल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करेगा ही, आरबीसी का जो आकार है वो गोलाकार से हंसियाकार हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर ये समयुग्मजीय अवस्था में हो जाता है तो यह और कई सारे लक्षण व्यक्त करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कमजोरी, इसके अलावा आप देखेंगे सिर दर्द, या इसके अलावा जो पीलिया रोग होता है ये रोग भी उत्पन्न कर सकता है। यानी अगर ये जो अप्रभावी जीन है कैपिटल एस, अगर ये अप्रभावी जीन कैपिटल एस अगर हीमोग्लोबिन में समयुग्मजीय अवस्था में मिल जाता है तो जब भी ये समयुग्मजीय अवस्था में होगा हीमोग्लोबिन में तो ये कई सारे लक्षण को निर्धारित करेगा। यानी ये सिकिल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करता ही है, इसके अलावा शरीर में कमजोरी उत्पन्न कर सकता है अगर समयुग्मजीय अवस्था में आ गया तो, इसके अलावा सिर दर्द उत्पन्न कर सकता है, या इसके अलावा पीलिया रोग भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है सिकिल सेल एनीमिया। तो जो अप्रभावी जीन होता है जिसको हम कैपिटल एस बोलते हैं, इस अप्रभावी जीन के कारण ही सिकिल सेल एनीमिया रोग होता है, जिसको कि हम दात्र कोशिका आरक्तता रोग भी कहते हैं। अगर सिकिल सेल एनीमिया की यदि हम बात करते हैं तो जो सिकिल सेल एनीमिया होती है, ये सिकिल सेल एनीमिया जो होती है इसको हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? सिकिल सेल एनीमिया को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं दात्र कोशिका आरक्तता रोग। क्या बोलते हैं? दात्र कोशिका आरक्तता रोग। तो ये हो गया दात्र कोशिका आरक्तता रोग। तो दोनों नामों से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिंदी में अगर इसको आप बोलेंगे तो इसे आप बोलेंगे दात्र कोशिका आरक्तता रोग, दात्र कोशिका आरक्तता रोग। तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है प्लियोट्रॉपी का? ये जो सिकिल सेल एनीमिया है, और किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन में होता है। हीमोग्लोबिन में अगर ये अप्रभावी जीन कैपिटल एस समयुग्मजीय अवस्था में आ जाता है तब ये उत्पन्न करता है सिकिल सेल एनीमिया रोग। इसके अलावा ये कमजोरी उत्पन्न कर सकता है शरीर में, सिर दर्द उत्पन्न करता है, या इसके अलावा पीलिया रोग भी उत्पन्न कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये पहला एग्जांपल हमने देखा किसका? ये हमने पहले एग्जांपल देखा प्लियोट्रॉपी का, यानी कि बहुप्रभाविता का। तो एक जीन हमको मिल गया, एक हमको ऐसा जीन मिला जिसने एक से अधिक लक्षण को निर्धारित किया। तो हमारे पास एक अप्रभावी जीन कैपिटल एस है, ये ना केवल शरीर के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न कर सकता है, अपितु कमजोरी, सिर दर्द व पीलिया रोग भी उत्पन्न कर सकता है। तो यह पहला एग्जांपल है, मतलब पहला एक जीन हमको ऐसा मिल चुका है, अप्रभावी जीन कैपिटल एस। तो हमने क्या पढ़ा है? कोई भी ऐसा जीन जो कि 2 या 2 से अधिक लक्षण का निर्धारण करता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुप्रभाविता। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या, जैसे इसके अलावा एक एग्जाम्पल क्या है? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो मक्खी होती है, ड्रोसोफिला मक्खी में क्या होता है? जो श्वेत आंख का जीन होता है, इनकी जो आंखें होती है उन आंखों में, इनकी आंखें श्वेत रंग की होती है, तो इनकी जो श्वेत आंखों का जीन होता है वो कौन सा जीन होता है? डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। तो ये जो डब्ल्यू है ये आंख के रंग का निर्धारण करता है। ये क्या करता है? किसी भी ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर आंख के रंग का निर्धारण करता है। और इसके अलावा ये एक दूसरा लक्षण भी व्यक्त करता है, जैसे जो शुक्र ग्राहिका होती है, शुक्र ग्राहिका के आकार को भी प्रभावित करता है। तो शुक्र ग्राहिका के आकार को भी ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, मतलब इस चीज पर भी नियंत्रण रखेगा। और इसके अलावा ये जो डब्ल्यू जीन है, ये डब्ल्यू जीन जो है ड्रोसोफिला मक्खी के आंखों का भी निर्धारण करेगा। मतलब एक और एग्जाम्पल हम यहां पे देख पा रहे हैं, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है और ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। इसमें हमने क्या देखा कि जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है एक, इसमें आंख के रंग का निर्धारण करने वाला एक जीन होता है डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू जीन ना केवल इसके आंख के रंग का निर्धारण करता है, बल्कि ये क्या करता है, इसके अलावा ये जीन क्या करता है, जो शुक्र ग्राहिका होती है ड्रोसोफिला की, शुक्र ग्राहिका के आकार को भी प्रभावित करता है। यानी सिंपल सी बात, हमको यहां पे 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए। 2 ऐसे जीन हमको मिल चुके हैं जो कि 1 से अधिक लक्षण का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे जीन जो कि 2 या 2 से अधिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। तथा ऐसे जीनों को हम क्या बोलते हैं? बहुप्रभावी जीन। चलिए, दोनों एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मानव में जो सिकिल सेल एनीमिया रोग होती है, इसमें हम किस प्रकार से समझेंगे कि सामान्य हीमोग्लोबिन कैसे होता है, असामान्य हीमोग्लोबिन कैसे होता है, और किस प्रकार से ये रेशियो उत्पन्न होता है। तो आप सिंपल सा एग्जाम्पल इसका देखेंगे कि जो मनुष्य में सिकिल सेल एनीमिया रोग होता है, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया रोग है, यह एक अप्रभावी जीन, हमने आपको पहले ही बताया, अप्रभावी जीन के कारण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एस। तो इस कैपिटल एस जीन के कारण ही क्या होता है? इस कैपिटल एस अप्रभावी जीन के कारण ही क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया रोग होता है। अब इस अप्रभावी जीन के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है।
यानी देखिए हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करें तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, HB से, कैपिटल H स्मॉल b। लेकिन अगर ये असामान्य हो जाए, कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन में अगर अप्रभावी जीन आकर के उपस्थित हो जाए, अभी हीमोग्लोबिन क्या है, सामान्य है, लेकिन इस सामान्य हीमोग्लोबिन में अगर ये अप्रभावी जीन कैपिटल S आ जाए, तो इसमें अगर अप्रभावी जीन कैपिटल S आ जाए तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है HB है, इसमें यहां पे आ जाएगा कैपिटल S जीन, तो ये हो जाएगा असामान्य हीमोग्लोबिन। तो ये हमारे पास है सामान्य हीमोग्लोबिन और ये क्या है हमारे पास असामान्य हीमोग्लोबिन। तो सिंपल सा रीजन है, या सिंपल सा आप देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है, ये सामान्य हीमोग्लोबिन है, इसमें किसी प्रकार से अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, इसीलिए इसे हम सामान्य हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और इस हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, असामान्य हीमोग्लोबिन। तो आपको सबसे पहले तो सामान्य हीमोग्लोबिन और असामान्य हीमोग्लोबिन समझना है। तो अगर एक मनुष्य स्वस्थ है तो उसका हीमोग्लोबिन कैसा होगा, नॉर्मल होगा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया अगर हो गया है तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है कैसा हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। तो असामान्य देख सकते हैं आप, अगर हीमोग्लोबिन में कैपिटल S यानी कि अप्रभावी जीन आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको सामान्य और असामान्य हीमोग्लोबिन के बारे में पता चल गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए जिसके कारण क्या होगा कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं जिनमें कि असामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें अगर ये अप्रभावी जीन उपस्थित हो जाएगा तो वो सारी की सारी आरबीसी क्या होने लगेंगी, धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाएंगी। तो अगर जिसके कारण क्या होगा, मतलब किसी भी अगर रक्त के अंदर आप देखेंगे कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें अगर अप्रभावी जीन आ जाता है तो वो कोशिका धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। और जो उनका आकार होता है वो कैसा हो जाता है, गोल की जगह क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। तो हमने तो आपको पहले ही बताया कि अगर जो आरबीसी है, चूंकि हीमोग्लोबिन कहां होता है, आरबीसी में, तो आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य की जगह असामान्य हो गया तो फिर हीमोग्लोबिन के कारण क्या होगा, असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी का गोल रंग होता है या आरबीसी का जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है, फिर हंसियाकार हो जाता है। तो ये सिंपल सा रीजन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एक सामान्य हीमोग्लोबिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हीमोग्लोबिन असामान्य हो गया तो जो आरबीसी होती है उसका आकार धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा और धीरे धीरे आरबीसी नष्ट होने लगती है। और इसके अलावा आरबीसी का आकार भी क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। जब समयुग्मजीय अवस्था में और अप्रभावी जीन युक्त मनुष्य जिसमें केवल S जीन पाया जाता है, देखिए यहां पे क्या बोला है कि समयुग्मजीय अप्रभावी, यानी यहां पे जो हीमोग्लोबिन होगा इसमें कैपिटल S जीन होगा और इस वाले हीमोग्लोबिन में भी क्या होगा, कैपिटल S जीन होगा। क्योंकि अगर समयुग्मजीय अवस्था में हमको लेना है हीमोग्लोबिन तो जाहिर सी बात है कि समयुग्मजीय अवस्था मतलब दो हीमोग्लोबिन हमको लेना पड़ेगा, और समयुग्मजीय और अप्रभावी है मतलब अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है तो दोनों हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कैपिटल S उपस्थित होगा। तो ये हो गया हमारा समयुग्मजीय अप्रभावी जीन युक्त हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि जो समयुग्मजीय अप्रभावी है, ठीक है, ये जीन युक्त मनुष्य जो होते हैं जिनमें केवल कैपिटल S जीन पाया जाता है, ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हंसियाकार जो लाल रक्त कणिकाएं होती है इनके कारण उन्हें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। यह कहानी बहुत ही आसान है। तो अगर सामान्य हीमोग्लोबिन की जगह में समयुग्मजीय अवस्था में हीमोग्लोबिन अगर समयुग्मजीय अवस्था में है और समयुग्मजीय अवस्था में है लेकिन कैसा है, दोनों में अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है यानी अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था अगर आ जाती है तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है और कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाता है, कुछ दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कहानी थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि जो मनुष्य के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग होता है ये किसके कारण होता है, अप्रभावी जीन कैपिटल S के कारण होता है। तो अगर ये सामान्य है हीमोग्लोबिन तो उसमें अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन में अगर कैपिटल S अप्रभावी जीन आ गया इसका मतलब हीमोग्लोबिन हमारा सामान्य से असामान्य हो गया। तो जब समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन उत्पन्न हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, शरीर के अंदर एनीमिया रोग उत्पन्न कर देते हैं और इस प्रकार से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है, यानी जो आरबीसी का आकार है वो क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना पड़ेगा एग्जाम में। इसी प्रकार देखिए अगर विषम युग्मजीय अवस्था में जीन युक्त मनुष्य है
तो उनमें आप देखेंगे कि सामान्य हीमोग्लोबिन तथा जो असामान्य हीमोग्लोबिन होता है, असामान्य हीमोग्लोबिन में क्या होगा, कैपिटल एस उपस्थित होगा। दोनों ही पाए जाते हैं, अर्थात ये एनीमिया के वाहक होते हैं। अब क्या कह रहा है, देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो हीमोग्लोबिन हैं, एक हीमोग्लोबिन हमारे पास मान लीजिए ये है, दूसरा हीमोग्लोबिन मान लीजिए हमारे पास ये है, तो दो हीमोग्लोबिन में से अगर किसी एक हीमोग्लोबिन पर क्या है, कैपिटल एस जीन उपस्थित है, मतलब अप्रभावी जीन उपस्थित है, तब ये व्यक्ति क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया रोग का वाहक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैरियर कहलाएगा, यानी कि वाहक। तो अगर विषम युग्मजीय अवस्था में है, विषम युग्मजीय का मतलब है कि एक हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित है और एक हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है। यानी सिंपल सा आप कह सकते हैं कि जब एक हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित है और एक में उपस्थित नहीं है, तब वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वाहक कहलाएगा, यानी कि कैरियर कहलाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया उसको है नहीं, लेकिन ये वाहक है, अगली पीढ़ी में उत्पन्न कर सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर विषम युग्मजीय अवस्था में, देखिए हमने क्या कहा कि अगर हीमोग्लोबिन में समयुग्मजीय अवस्था में, मतलब दोनों हीमोग्लोबिन में अगर कैपिटल एस जीन उपस्थित हो जाएगा, इसका मतलब व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त हो जाएगा। लेकिन दो हीमोग्लोबिन में से अगर किसी एक ही हीमोग्लोबिन में कैपिटल एस जीन यानी कि अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया का वाहक होगा। और अगर हीमोग्लोबिन में मान लीजिए दो हीमोग्लोबिन में से अगर किसी भी हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब व्यक्ति एकदम स्वस्थ है, उसके अंदर सामान्य हीमोग्लोबिन है। तो सामान्य की जगह अगर आप देखेंगे कि किसी एक हीमोग्लोबिन पर कैपिटल एस जीन उपस्थित हो जाएगा, इसका मतलब वो वाहक कहलाया जाएगा सिकल सेल एनीमिया का। और अगर दोनों हीमोग्लोबिन में आप देखेंगे कैपिटल एस अगर उपस्थित हो जाता है, यानी समयुग्मजीय अवस्था में अगर हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित हो जाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो चुका है। तो यह चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। एक हमने बताया समयुग्मजीय और एक विषमयुग्मजीय। तो अगर समयुग्मजीय अवस्था में हीमोग्लोबिन है तो व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। लेकिन विषमयुग्मजीय अवस्था में है, अर्थात एक हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन है और एक में नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया का वाहक कहलाएगा। यह भी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, जब दो एनीमिया वाहक अथवा सिकल सेल वाहक में हम क्रॉस कराते हैं, अब हम यहां पे दो ऐसे व्यक्तियों के मध्य कराएंगे क्रॉस जिनमें आप देखेंगे कि दोनों व्यक्ति क्या हैं, सिकल सेल एनीमिया के वाहक हैं, यानी कि कैरियर हैं। तो दो अगर हम कैरियर सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के मध्य क्रॉस कराएंगे, सिंपल सा मतलब है कि अगर हम दो एनीमिया वाहक अथवा सिकल सेल रोग से ग्रसित व्यक्तियों के मध्य में क्रॉस कराएंगे, तो ये तो हमारा कुछ बात ही नहीं हुआ, क्योंकि हमको क्रॉस किसके मध्य कराना है, हमको क्रॉस कराना है वाहक के मध्य। तो दो सिकल सेल एनीमिया रोग से जो वाहक हैं, वाहक के मध्य हम आपस में क्रॉस कराएंगे, मतलब दो एनीमिया वाहक के मध्य हम आपस में क्रॉस कराएंगे जिनके अंदर अभी तो एनीमिया नहीं है लेकिन वो वाहक हैं, अगली पीढ़ी में उत्पन्न कर सकते हैं। तो यानी आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जब हम दो एनीमिया वाहक अथवा सिकल सेल वाहक में हम क्रॉस कराते हैं तो तीन प्रकार की संतानें उत्पन्न होती है। कितनी प्रकार की संतानें उत्पन्न होगी, टोटल तीन प्रकार की संतानें उत्पन्न होगी। पहली संतान कौन सी उत्पन्न होगी, तो देखिए समयुग्मजीय सामान्य उत्पन्न होगा, मतलब समयुग्मजीय अवस्था में हीमोग्लोबिन उत्पन्न होगा। पहली चीज तो यह देखने को मिलेगा हमको, यानी हीमोग्लोबिन जो दोनों रहेंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो जब समयुग्मजीय और सामान्य, समयुग्मजीय का मतलब है कि हीमोग्लोबिन कैसे हैं, समयुग्मजीय हैं, और सामान्य का मतलब है कि किसी पर भी अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है। तो पहली संतानें तो हमको इस प्रकार से देखने को मिलेगी कि वो एकदम से समयुग्मजीय अवस्था में प्राप्त होंगी लेकिन सामान्य प्राप्त होंगी, और जो दूसरी संतानें प्राप्त होगी वो विषम युग्मजीय प्राप्त होंगी और साथ ही साथ वाहक प्राप्त होंगी। और विषम युग्मजीय वाहक का मतलब क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन में तो कुछ नहीं रहेगा लेकिन किसी एक हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। ये तो अगर दो हीमोग्लोबिन में से किसी एक हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वाहक कहलाएगा। तो हमको वाहक भी प्राप्त होंगे, और कैसे प्राप्त होंगे, जब वाहक हो गए मतलब विषम युग्मजीय अवस्था में प्राप्त होंगे। तो हीमोग्लोबिन यहां पे विषम युग्मजीय हो गया। देखिए, एक तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और एक सामान्य नहीं है,
इसका मतलब जब एक सामान्य हीमोग्लोबिन होता है और एक असामान्य हीमोग्लोबिन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विषम युग्मजीय वाहक। तो हमको जो दूसरी संतानें प्राप्त होगी वो विषम युग्मजीय प्राप्त होंगी और वाहक प्राप्त होंगी। इसके अलावा जो तीसरी संतानें प्राप्त होगी वो समयुग्मजीय प्राप्त होंगी और सिकल सेल एनीमिया युक्त होंगी। तो अगर मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया युक्त अगर मान लीजिए संतानें प्राप्त होती है तो उसके हीमोग्लोबिन में, दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, यानी सिंपल सा रीजन है कि तीन प्रकार की जो संतानें प्राप्त हुई है उसमें एक संतानें तो समयुग्मजीय प्राप्त होंगी जो कि एकदम सामान्य रहेंगी, किसी भी हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन नहीं रहेगा, और जो दूसरी संतानें प्राप्त होगी वो वाहक प्राप्त होंगी, उनमें आप देखेंगे विषम युग्मजीय अवस्था में रहेंगे। एक में तो हमको दिखाई देंगे, एक हीमोग्लोबिन में तो रहेगा अप्रभावी जीन लेकिन एक में नहीं रहेगा, मतलब वो वाहक संतानें भी प्राप्त होगी। इसके अलावा कुछ संतानें ऐसी होती है जो कि सिकल सेल एनीमिया रोग से युक्त होंगी। तो सिंपल सी बात है कि जो संतानें सिकल सेल एनीमिया रोग से युक्त होंगी उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो सामान्य नहीं होगा, यानी उनके हीमोग्लोबिन में, दोनों हीमोग्लोबिन में आप देखेंगे कैपिटल एस जीन जो है उपस्थित होगा ही होगा। यानी अगर हम किसी दो एनीमिया वाहक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो हमको तीन प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, और तीन प्रकार की संतानों में से पहली संतान जो प्राप्त होगी वो तो समयुग्मजीय अवस्था में प्राप्त होगी लेकिन सामान्य प्राप्त होगी क्योंकि दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन नहीं रहेगा। लेकिन जो हमको दूसरी संतानें प्राप्त होगी, दूसरे प्रकार की संतानें जो प्राप्त होगी वो कैसी होगी, वो भी समयुग्मजीय रहेंगी लेकिन सिकल सेल एनीमिया रोग से क्या होंगी, ग्रस्त होंगी। और एक संतानें ऐसी हमको प्राप्त होगी जो विषम युग्मजीय होंगी, यानी एक हीमोग्लोबिन में तो अप्रभावी जीन रहेगा लेकिन दूसरे हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन नहीं रहेगा। इसका मतलब विषम युग्मजीय और ये आप विषम युग्मजीय और वाहक प्राप्त संतानें होंगी। तो सिंपल सी बात है, तीन प्रकार की संतानें प्राप्त होगी और इन संतानों का जो रेशियो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 1:2:1 अनुपात प्राप्त होता है। यानी जो तीन प्रकार की संतानें प्राप्त होगी उसमें समयुग्मजीय सामान्य कितनी प्राप्त होंगी, 1 प्राप्त होंगी। अभी हम इसको ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी कि किस प्रकार से क्रॉस कराना है। तो समयुग्मजीय सामान्य की संख्या कितनी होगी, 1 संतानें प्राप्त होगी, और विषम युग्मजीय वाहक कितने प्राप्त होंगे, तो 2 प्राप्त होंगे। और फिर इसके बाद समयुग्मजीय सिकल सेल युक्त जो संतानें प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होंगी, 1 प्राप्त होंगी। तो इनमें जो अनुपात आएगा जीनोटाइप रेशियो वो कितना आएगा, 1:2:1 आएगा। ठीक है, तो ये अनुपात आएगा। अब आपको यहां पे समझना है कि कैसे हमको क्रॉस कराना है, हमको क्रॉस कैसे कराना है। तो इनमें से देखिए जो समयुग्मजीय सिकल सेल युक्त, मतलब जो मनुष्य की जल्दी मृत्यु हो जाती है, उस मनुष्य की मृत्यु जल्दी होगी जिसके हीमोग्लोबिन में असामान्य यानी कि अप्रभावी हीमोग्लोबिन उपस्थित हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके हीमोग्लोबिन में, दोनों हीमोग्लोबिन में अगर असामान्य हीमोग्लोबिन हो गया, मतलब अगर समयुग्मजीय अवस्था में, मतलब समयुग्मजीय अवस्था में अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब वो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब जो हमको 3 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है उस 3 प्रकार की संतानों में से एक संतान ऐसी प्राप्त हुई है जो कि समयुग्मजीय अवस्था में प्राप्त हुई है। कैसी प्राप्त हुई है, जो कि समयुग्मजीय अवस्था में प्राप्त हुई है। और समयुग्मजीय के साथ साथ आप देखेंगे समयुग्मजीय और कैसी है, अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी और समयुग्मजीय। तो अगर अप्रभावी समयुग्मजीय संतानें प्राप्त हुई है, इसका मतलब यह है कि ऐसी समयुग्मजीय संतानें जिनमें कि दोनों में अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो उस व्यक्ति की जल्दी मृत्यु हो जाती है। यानी वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। बचेंगे कौन, केवल ऐसे व्यक्ति बचेंगे जो कि सामान्य रहेगा जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, और इसके अलावा कौन बचेगा, जो विषम युग्मजीय और वाहक रहेंगे। वाहक का मतलब यह है कि भले ही उसके अंदर अभी सिकल सेल एनीमिया रोग नहीं हुआ है लेकिन वो अगली पीढ़ी में पैदा कर सकता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं। वाहक का मतलब ही आप समझ सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला, यानी कि कैरियर। तो कैरियर का मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। तो 3 प्रकार की जो संतानें प्राप्त हुई है उसमें कुछ संतानें तो ऐसी है जिसमें हीमोग्लोबिन क्या है, दोनों में हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन से कैसा है, समयुग्मजीय और सामान्य है, यानी ये संतानें तो एकदम से स्वस्थ है। इसके अलावा जो दूसरी संतानें हमको प्राप्त हुई है वो कैसी है, वो तो विषम युग्मजीय है, और इसके अलावा क्या है, विषम युग्मजीय और सामान्य है, विषम युग्मजीय और असामान्य है। फिर इसके बाद जो तीसरी संतानें हमको प्राप्त हुई थी वो समयुग्मजीय अवस्था में थी, और कैसी थी, समयुग्मजीय अवस्था में और अप्रभावी। तो समयुग्मजीय अवस्था में और अप्रभावी, यानी इसके दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित है।
तो जब दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब वो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित है। तो हमने जब दो सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराया तो हमको 3 प्रकार की संतानें जो है प्राप्त हुई। अब 3 प्रकार की संतानों में से ऐसी संतानें जिनमें समयुग्मजीय अवस्था में अप्रभावी जीन उपस्थित था, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर बचते हैं कौन, बचते हैं केवल वो व्यक्ति जो जिनके अंदर हीमोग्लोबिन सामान्य होता है, मतलब समयुग्मजी जो प्रभावी और समयुग्मजी व्यक्ति होते हैं वो बच जाते हैं, और इसके अलावा जो विषम युग्मजी और वाहक होते हैं यही केवल बचते हैं, मतलब इनका रेशियो ही केवल बचेगा। आगे चल के आपको देखना, यहां पे हमको अब क्या करना है, क्रॉस कराना है। तो किसी भी मनुष्य में जब हम बहुप्रभावी जीन की वंशागति देखते हैं तो उसमें हम सबसे बड़ी एग्जांपल क्या लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया ही लेते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में अब हम देखिए क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे सिंपल सा है कि हमको कुछ करना नहीं है। सिकल सेल कैरियर दो हमको सिकल सेल वाहक के मध्य क्या करा देना है, क्रॉस करा देना है। तो देखिए सिकल सेल अगर कैरियर है तो इसके 2 हीमोग्लोबिन में से क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन पर तो ये जीन उपस्थित रहेगा और दूसरे हीमोग्लोबिन पर यह जीन उपस्थित नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप यहां पर भी देख सकते हैं, अगर सिकल सेल एनीमिया का वाहक यहां पर भी है तो यहां पर भी क्या होगा, 2 हीमोग्लोबिन लेंगे हम, और दोनों हीमोग्लोबिन में से क्या होगा, किसी एक हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा, तभी तो वो क्या कहलाएंगे, वाहक कहलाएंगे। तो अब आप देखेंगे, अब इनके मध्य आपको क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराना है तो इनको आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो आप इनको अलग अलग कर लेंगे तो क्रॉस कराने में आपको और आसानी रहेगी। अब आप इनके मध्य करा दीजिए क्रॉस। तो इस दोनों हीमोग्लोबिन का अलग कर लीजिए। एक तो हीमोग्लोबिन ऐसा है जिसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है, और एक हीमोग्लोबिन हमारा कैसा है, साधारण सा है बेचारा। फिर देखिए दूसरा हीमोग्लोबिन, इधर साइड भी सेम वही कहानी है। हीमोग्लोबिन हमारा कैसा है, एक में अप्रभावी जीन उपस्थित है और एक कैसा है, सामान्य है, यानी इसीलिए तो वो व्यक्ति वाहक कहलाया। अगर दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन हो जाता तब तो फिर वो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाता। लेकिन वाहक का मतलब क्या है कि अगर सिकल सेल एनीमिया रोग का कोई वाहक है, इसका मतलब यह है कि उसके दोनों हीमोग्लोबिन में से किसी एक हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है और एक पर अनुपस्थित है। तो आप जब इनके मध्य आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखिए क्रॉस किस प्रकार से कराना है। सबसे पहले आप पहले नंबर वाले इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस कराइए इसके साथ, तो ये हमने करा दिया इसके साथ क्रॉस। तो ये हमारा क्या आ गया, देखिए दोनों हीमोग्लोबिन जो हमारे प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, हमारे जो दोनों हीमोग्लोबिन प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, दोनों पर आप देख सकते हैं क्या उपस्थित है, दोनों हीमोग्लोबिन पर यहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। फिर देखिए अब इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस हमको कराना है इस वाले हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये हमने करा दिया। तो एक हीमोग्लोबिन तो कैसा है भैया, एक हीमोग्लोबिन भैया यहां पे नॉर्मल सा है, और एक हीमोग्लोबिन कैसा है, एक हीमोग्लोबिन ऐसा है जिसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब इस वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस करा दीजिए, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो ये हमने करा दिया, इस वाले हीमोग्लोबिन का क्रॉस पहले इसके साथ करा दिया। तो एक हीमोग्लोबिन तो कैसा है, एक हीमोग्लोबिन तो हमारा नॉर्मल सा है, और ये जो दूसरा हीमोग्लोबिन है ये कैसा है, ये हीमोग्लोबिन जो है इसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब बचा हमारा ये वाला, तो इस हीमोग्लोबिन का क्रॉस अब हम कराते हैं इस नॉर्मल वाले हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहां पे ये वाला हीमोग्लोबिन भी कैसा है, नॉर्मल है, तो ये हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल, और ये वाला हीमोग्लोबिन भी क्या है, नॉर्मल है। तो हीमोग्लोबिन यहां पे क्या आ गए हैं, नॉर्मल आ गए हैं। तो अब आपको यहां पे 3 प्रकार की संतानें हमने बताई कि अगर हम किसी सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो 3 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है। एक संतान तो हमको किस प्रकार से प्राप्त हुई है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये मतलब एक ऐसी संतान हमको प्राप्त हुई है जो कि प्रभावी है, जो कि अप्रभावी है। कैसी है, जिसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है और इसके अलावा समयुग्मजी, मतलब एक जो हमको संतान प्राप्त हुई है वो अप्रभावी प्राप्त हुई है। कैसी प्राप्त हुई है, अप्रभावी समयुग्मजी। तो एक संतान हमको जो प्राप्त हुई है वो अप्रभावी और समयुग्मजी प्राप्त हुई है, अप्रभावी और समयुग्मजी। तो एक संतान जो हमको प्राप्त हुई है वो अप्रभावी प्राप्त हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में ही अप्रभावी जीन उपस्थित है और समयुग्मजी अवस्था में है। तो एक संतान हमको प्राप्त होती है अप्रभावी समयुग्मजी, यानी इसके लिए जो हमको प्राप्त हुई है संतानें, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन क्या है, उपस्थित है। ठीक है। और जो दूसरी संतानें हमको प्राप्त हो रही है, देखिए 2 संतानें यहां पे हमको ऐसी प्राप्त हुई है जिसमें दोनों हीमोग्लोबिन में से किसी एक ही हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। यानी जो दूसरी प्रकार की संतानें हमको यहां पे प्राप्त हुई है वो संतानें कैसी है, विषम युग्मजी हैं और वाहक हैं।
तो दूसरी संतान जो हमको प्राप्त होती है वो होती है विषम युग्मजी वाहक। क्या होती है? विषम युग्मजी और वाहक। तो ये हो गया विषम युग्मजी और वाहक। तो जो विषम युग्मजी वाहक संतानें प्राप्त होती है इनकी संख्या कितनी है? 2 है। और इनका जो जीन प्रारूप है कैसा है? तो एक हीमोग्लोबिन पर तो हमको भैया कुछ दिखाई नहीं देता, और दूसरा हीमोग्लोबिन जो है उसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो सिकल सेल वाहक उत्पन्न हो रही हैं, मतलब विषम युग्मजी अवस्था में है, और एक ही जो हीमोग्लोबिन है उसमें अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसलिए ये विषम युग्मजी अवस्था में है और कैसे हैं? वाहक का काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि 2 हीमोग्लोबिन में से अगर किसी एक पर ही अप्रभावी जीन दिखाई देगा, इसका मतलब वो वाहक होते हैं। तो दूसरी पहली संतानें जो प्राप्त हुई वो हुई अप्रभावी और समयुग्मजी, मतलब दोनों में उपस्थित है जीन, इसका मतलब अप्रभावी है, और समयुग्मजी है क्योंकि सेम जीन प्राप्त हो रहा है। तो इनकी संख्या कितनी है भैया? तो इनकी संख्या 1। और विषम युग्मजी जो वाहक हैं, विषम युग्मजी जो वाहक प्राप्त हुए हैं, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या प्राप्त हुई है हमको कितनी? 2। और लास्ट में हमारा बचा ये सामान्य, मतलब इसमें क्या है? प्रभावी और समयुग्मजी। तो तीसरी जो संतान प्राप्त हुई है वो कैसी प्राप्त हुई है? वो हुई है प्रभावी, और प्रभावी के साथ क्या हुई है? समयुग्मजी। तो समयुग्मजी अवस्था में आप देख सकते हैं, और दोनों कैसे हैं? प्रभावी हैं, मतलब किसी भी हीमोग्लोबिन पर अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, यानी दोनों हीमोग्लोबिन कैसे हैं? प्रभावी हैं और समयुग्मजी। तो जो हमको तीसरे प्रकार की संतानें मिल रही है यहां पे वो कैसी है? प्रभावी और समयुग्मजी। तो ये टोटल हमको 3 प्रकार की संतानें मिली है, किसमें? जब हमने सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराया। तो सिकल सेल वाहक के मध्य जब हमने क्रॉस कराया 3 प्रकार की संतानें मिली। तो ये कैसी है? इसमें हीमोग्लोबिन क्या है भैया? दोनों हीमोग्लोबिन कैसे रहेंगे? सामान्य रहेंगे, मतलब प्रभावी रहेंगे, किसी पर भी अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 1 है। तो अगर हम जीन प्रारूपी अनुपात निकालते हैं इनके मध्य, क्या निकालते हैं? इनके मध्य अगर हम जीन प्रारूपी अनुपात निकालते हैं तो देखिए जीन प्रारूपी अनुपात किस प्रकार से आएगा। यहां पे आप जीन प्रारूपी अनुपात निकाल सकते हैं इनका। तो देखिए जीन प्रारूपी अनुपात आप किस प्रकार से निकालेंगे? हमने क्या कहा कि जो हमारे पास समयुग्मजी प्राप्त हुए हैं, कैसे? जो हमारे पास समयुग्मजी प्राप्त हुए हैं, कैसे? 3 प्रकार की संतानें हमको प्राप्त हुई है। तो एक तो संतान हमको कैसी प्राप्त हुई है? समयुग्मजी के साथ साथ अप्रभावी। तो अप्रभावी और समयुग्मजी। तो पहली जो संतान हमको प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है अप्रभावी और समयुग्मजी। यानी आप देखेंगे कि जो अप्रभावी और समयुग्मजी संतानें प्राप्त हुई है इनकी संख्या कितनी है? 1 है। और इसके अलावा दूसरी जो संतानें हमको प्राप्त हुई है, दूसरी संतान कौन सी प्राप्त हुई है? विषम युग्मजी और अप्रभावी। विषम युग्मजी और अप्रभावी, या विषम युग्मजी वाहक आप कह सकते हो, तो ये ज्यादा सही रहेगा, विषम युग्मजी और वाहक। तो ये हो गया विषम युग्मजी के साथ साथ वाहक। तो विषम युग्मजी और वाहक संतानें कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है इनकी संख्या? 2। और इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की संतान प्राप्त हुई है, तीसरी संतान हमको कौन सी प्राप्त हुई है? तीसरी संतान हमको प्राप्त हुई है समयुग्मजी लेकिन प्रभावी। तो आप लिखेंगे तीसरी संतान जो हमको प्राप्त हुई है वो कैसी हुई है? प्रभावी, यानी कि डोमिनेंट, और इसके साथ साथ समयुग्मजी। डोमिनेंट और समयुग्मजी मतलब होमोजाइगस। तो सीधी सी बात है समयुग्मजी। तो प्रभावी का मतलब क्या है कि दोनों हीमोग्लोबिन में से किसी भी हीमोग्लोबिन पर जो जीन है हमारा अप्रभावी जीन ये उपस्थित नहीं है। इसका मतलब प्रभावी और समयुग्मजी संतानें प्राप्त हुई है, इनकी संख्या भी कितनी है? 1 है। आप देख सकते हैं यहां पे। तो हमने आपको क्या बताया कि जो हमारे पास अप्रभावी और समयुग्मजी हैं, तो अप्रभावी और समयुग्मजी की संख्या कितनी है? 1 है। विषम युग्मजी और अप्रभावी की संख्या कितनी है? 2 है। और इसके अलावा समयुग्मजी प्रभावी की संख्या कितनी है? 1 है। तो अगर हम जीन प्रारूपी अनुपात निकालते हैं इनका, तो इनका जीन प्रारूपी अनुपात निकल करके कितना आ गया? 1:2:1 आ गया। ठीक है, तो 1:2:1 आ गया। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर इसका हम सर्वाइवल रेशियो निकालते हैं, सर्वाइवल रेशियो का मतलब क्या है? इसका अगर हम सर्वाइवल रेशियो निकालते हैं, सर्वाइवल रेशियो का मतलब क्या है? देखिए सर्वाइवल रेशियो का मतलब क्या है कि 3 प्रकार की जो हमको संतानें प्राप्त हुई है उसमें से जो अप्रभावी समयुग्मजी संतानें हैं, मतलब ऐसी संतानें जो कि दोनों हीमोग्लोबिन पे जिनके अप्रभावी जीन उपस्थित है, ये संतानें तो क्या हो जाएगी? ये संतानें तो मृत हो जाएगी, मतलब मर जाएगी। तो बची कौन सी संतानें हैं? बची है हमारे पास विषम युग्मजी वाहक, जिसकी संख्या कितनी है? 2। तो जो हमारे पास बची संतानें, देखिए
जिसमें अप्रभावी अवस्था में, समयुग्मजीव अवस्था में अगर अप्रभावी जीन उपस्थित है तो ये वाली संतानें तो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर दोनों हीमोग्लोबिन में अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब अप्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में अगर हीमोग्लोबिन है, तो उस व्यक्ति की तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये व्यक्ति तो बचा ही नहीं, अब बचे केवल ये दोनों व्यक्ति। तो इनका रेशियो अगर हम निकाल देंगे, मतलब जो केवल जीवित हैं और उनका रेशियो अगर हम निकालें तो उसी को हम बोलेंगे सर्वाइवल रेशियो। जो जीवित बचे हैं उनका रेशियो अगर हम निकालें तो कितना आएगा? तो देखिए विषमयुग्मजीय वाहक की संख्या कितनी है? 2, और जो प्रभावी समयुग्मजीय है इनकी संख्या कितनी है? 1। तो अगर हम सर्वाइवल रेशियो निकालते हैं तो निकल करके आता है 2:1। तो इससे हमको क्या सीख मिली? यहां पे हमने क्या देखा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम में हमने एक चीज देखी है कि प्रभाविता के नियम में जो रेशियो आता है वो आता है 3:1। क्या आता है? 3:1। जो लक्षण प्ररूपी अनुपात आ रहा था वो कैसा आ रहा था? लक्षण प्ररूपी अनुपात निकल करके आ रहा था 3:1। यहां पे हमको 3 लक्षण प्राप्त हुए हैं और 3 लक्षण में से जब हमने सर्वाइवल रेशियो निकाला तो यानी 2 लक्षणों का हमने अनुपात निकाला तो कितना आ रहा है? 2:1। मतलब ये अनुपात और ये अनुपात आपस में नहीं मिल रहा है, मतलब ये जो बहुप्रभाविता है या प्लियोट्रॉपी है ये मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना यहां पे। भले ही लंबा चौड़ा हो गई है वीडियो, लेकिन आपको पूरी तरह से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार से उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति के अंदर। तो जब हम सिकल सेल वाहक के मध्य क्रॉस कराते हैं तो आपने देखा कि 3 प्रकार की संतानें भी प्राप्त होती है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो सिकल सेल एनीमिया की वीडियो है इसको हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।